अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है लीगल ड्राफ्टिंग की। जो लीगल ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग प्लांट एंड रिटन स्टेटमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रीढ़ की हड्डी की मायना रखता है। जो भी प्रैक्टिस करना चाहता है वकालत की, तो उसे ये चीज़ें लाजमन आना चाहिए या इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं है तो वो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर नहीं सकता। तो लीगल ड्राफ्टिंग एक बड़ा आर्ट है, इसे आर्ट को हमें समझना होगा। और इसमें आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से जो है केस लोग हारते भी हैं और जीतते भी हैं। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं मुख्तसर तरीके से। अगर डिटेल में जाएंगे तो ऐसी वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसको मैंने कंसाइज करके और आपको समझाने के लिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए, तो ऑर्डर्स को ऑर्डर की शक्ल में लेकर आया हूँ, जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज। तो पहले समझ लेते हैं कि प्लीडिंग क्या है। प्लीडिंग शैल मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट क्या है? प्लेंट वो है जिसमें आप कोई भी चीज़ क्लेम कर रहे होते हैं कि ये चीज़ मेरी है और ये मेरा हक इस वजह से है, इस इन डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर है, इसलिए मैं ये चीज़ें इसलिए क्लेम कर रहा हूँ। सपोज़ कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या कोई आपके पैसे हैं किसी के खिलाफ, किसी की तरह आपके निकलते हैं, या कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और दूसरी चीज़ें आप कोर्ट के अंदर बिफोर द कोर्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको देखते हुए कोर्ट फैसला देती है। ये हो गया प्लेंट। प्लेंट में कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लॉ लेकर आ जाएं, इसमें और चीज़ें इंक्लूसिव, सिंपल लैंग्वेज लिखनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और उसमें सीधा सीधा कोर्ट को बताना है कि हमें क्या रिलीफ चाहिए। जैसे कि प्लेंट में आपको रूल्स दिए हैं, इसके तकरीबन 26 रूल्स हैं प्लेंट के, जिसको आपको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो समझ में आ जाएंगे कि ये प्लेंट में क्या कह रहे हैं। जैसे मैं मुख्तसरन पढ़ लेता हूँ, इनको आपको बता देता हूँ कि पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन इन प्लेंट, यानी कि आपके पर्टिकुलर्स प्लेंट में होने चाहिए। आपके हैं क्या पर्टिकुलर्स? इन मनी सूट में हो, मनी सूट है तो आप उसके फैक्ट्स फिगर देंगे सारे, और उनकी रिसिप्ट वगैरह प्रोड्यूस कर देंगे, अटैच करेंगे अपने प्लेंट के साथ। वे द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, अपना क्लेम, अपनी रिलेशंस, रिश्तेदारी, वालिद की प्रॉपर्टी है या भाई आपस में ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो उसमें आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे। वेन प्लेंटिफ sue एज अ रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पे आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव होंगे। डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड लाइबिलिटी टू बी शोन, उसमें आप डिफेंडेंट का इंटरेस्ट और लाइबिलिटी बताएंगे कि आया इसमें डिफेंडेंट की क्या इंटरेस्ट है, वो क्यों, हम जिसको हमने पार्टी किया है उसका इंटरेस्ट क्या है इसके अंदर। और इसमें आप ये भी वाज़ेह कर देंगे ग्राउंड ऑफ द एग्जामिनेशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ, आप किस बुनियाद पर जो है आपके ऊपर लिमिटेशन लॉज नहीं लगते। रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड, आप इसमें रिलीफ अपना बिल्कुल वाज़ेह तौर पे, यानी कि जिसे हम प्रेयर कहते हैं, जो वो क्लेम करेंगे। तो कोर्ट से आप क्या लेना चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं कोर्ट से कि कौन सा आपके लिए ऑर्डर करे, तो वो स्पेसिफिकली आप अपनी प्रेयर में लिखेंगे उसके ऑर्डर को। तो ये चीज़ें आप सारी जब प्लान में डिस्कस करेंगे, नंबर वाइज पॉइंट टू पॉइंट आप हर चीज़ को आप डिस्कस करते आएंगे, तो आपको जो है कोर्ट उसको देखते हुए आपका जो है केस सुनेगी। अब पहला हमने ऑर्डर लिखा है पार्टी टू सूट। पार्टी टू सूट है क्या एक्चुअली? आपने पहले, सबसे पहले देखिए, लिखने लीगल ड्राफ्टिंग करने से पहले तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि हम जो ड्राफ्ट कर रहे हैं वो एज पर लॉ कर रहे हैं या अगेंस्ट द लॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टी टू सूट के से मुराद है हु मे बी ज्वाइन एज अ प्लेंटिफ, कौन इस केस में, कौन इस मैटर में प्लेंटिफ हो सकता है। और पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर द सेपरेट ट्रायल, अगर आप बहुत सारे, एक से ज़्यादा सेवरल प्लेंटिफ है, कोर्ट को पावर है कि आपके लिए अलग से ऑर्डर कर दे कि आप जो है सेपरेटली ज्वाइन करें उसको। किसको ज्वाइन, क्यों, कौन इसमें डिफेंडेंट होगा, हु मे बी ज्वाइन एज अ डिफेंडेंट। कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ द ज्वाइंट पार्टीज। अब यहाँ पे कोर्ट को ये रूल 4 में ये पावर है कि वो जजमेंट यहीं पे पास कर सकती है। इन लिमनाई, इन लिमनाई में अगर देखती है कोई कोर्ट को, इसकी मेरिट है, डीमेरिट है, वो सारी उनको देखते हुए कोर्ट उनके खिलाफ ऑर्डर कर सकती है।
अब यहाँ पे दूसरी बात ये है कि रूल 5 कहता है, आर्डर 1 का रूल 5 कहता है कि डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम। अब देखिए हम गवर्नमेंट पार्टियां करते हैं इसमें, जैसे मुख्तियार कार को कर लिया, रेवेन्यू ऑफिसर को कर लिया, सेक्रेटरी को कर लिया, चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बना दिया। अब ये जो हैं इनसे तो हमारा सारा रिलीफ क्लेम है ही नहीं, हमने तो इनको फॉर्मल पार्टियां बनाई हुई हैं। तो ये सारी पार्टीज हम कर सकते हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि उनके खिलाफ आपका कंप्लीटली रिलीफ क्लेम करें उनके खिलाफ। जबकि आपको किसी चीज़ का, अगर सपोज आप की प्रॉपर्टी है, अब हाईवे वाले कहते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं जी ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप किसके खिलाफ जाएंगे, केस किसके खिलाफ करेंगे? तो आपको आर्डर 1 में ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि हमें जब डाउट हो किसी के खिलाफ कि आया हम किसके खिलाफ करें केस, तो आप यहाँ पर दोनों को पार्टियाँ बनाएं, हाईवे को भी पार्टी बनाए, हाईवे पुलिस को भी पार्टी बनाए और रेवेन्यू को भी पार्टी बनाए। अब लेट इट बी द डिसाइड द कोर्ट टू फ्रॉम whom द यू हैव टू बी रिलीव्ड, आपको रिलीफ किससे मिलना है। फिर दोनों को पार्टी सुने, कोर्ट सुनेगी, दोनों अपने रिकॉर्ड लेकर आएंगे और जब कोर्ट के सामने आएगी सारी बातें, तो कोर्ट इजीली आपका मैटर डिसाइड कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर आप किसी को भी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। अगर सेवरल डिफेंडेंट हैं या सेवरल प्लेंटिफ हैं, तो उसमें से किसी के पास भी पावर ऑफ अटॉर्नी हो और वो एक ही बंदा वो सारे केस को प्लीड कर सकता है, चला सकता है, डिफेंड कर सकता है और अपना केस लड़ सकता है। ये सारी चीज़ें आपको आर्डर 1 में मिलेंगी। और मिस ज्वाइंडर और नन ज्वाइंडर ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और इसको समझना भी लाजमी है कि यहाँ पर अगर आपने किसी को ऐसे को पार्टी कर दिया जो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, और आपने उसे पार्टी कर दिया, इससे ये होगा कि आप जो है कोर्ट का टाइम वेस्ट करेंगे और आप प्रॉपर तरीके पार्टी नहीं करेंगे, तो आपका जो रिलीफ क्लेम होगा वो किससे लेंगे आप। तो ये चीज़ें भी आपने मद्देनज़र रखनी है। सबसे पहले अगर आप किसी रॉन्ग प्लेंटिफ के नाम पर आपने सूट दाखिल कर दिया और बाद में पता चला कि ये तो हमसे गलती हो गई, तो इसका भी हल है आसान। इसमें आर्डर 7 रूल 14 आर्डर 6 और रूल 17 में आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कर सकते हैं। आर्डर 6 रूल 17 में अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अक्सर बेशतर इरेगुलरिटीज़ यही होती है कि जब आप प्लान बना रहे होते हैं और पार्टी से जब सिग्नेचर लेते हैं, तो ईच एंड एवरी पेज पे आप सिग्नेचर नहीं ले रहे होते हैं और आपसे मिस्टेक्स ये होती है और अगले इसका फ़ायदा उठाते हुए कोर्ट के सामने ये पॉइंट रेज कर देता है कि ये तो सही इरेगुलर सूट दाखिल है। तो जैसे कि आर्डर 6 और रूल 14 में ये चीज़ डिफाइन हुई, प्लीडिंग टू बी साइन। प्लीडिंग जो भी आप दाखिल करें, प्लीड बनाए, सूट बनाए, प्लेंट बनाए, तो उसे ईच पेज पर आपको उसकी साइन लेना होगी उनसे, पार्टी से। अगर आप भूल भी गए हैं तो वो बाद में भी हो सकती है साइन। अच्छा, ये तो हो गया आर्डर 1। आर्डर 2 फ्रेम ऑफ द सूट। अब फ्रेम ऑफ सूट क्या है? अच्छा, फ्रेम ऑफ सूट में आप होल क्लेम, जो भी आपका क्लेम है वो आप अपने सूट में नंबर वाइज हर चीज़ को आप डिफाइन करेंगे, लिखेंगे, जो भी है आपका क्लेम वो कम्प्लीटली होल क्लेम आपने क्लेम करना है। और उसमें काज ऑफ एक्शन भी बताना है कि हाँ जी हम आपकी ही जो है प्रिस्क्राइब जुरिस्डिक्शन में रहते हैं और हम आप ही की जुरिस्डिक्शन, और ये आप ही सूट जो है इसको प्लीड कर सकते हैं और आप ही इसको सुनेंगे, ये आपकी जुरिस्डिक्शन है। तो ये भी कोर्ट को हमने बताना है अपने प्लांट में, और प्रॉपर तरीके एड्रेस इसमें हमने देनी है ताकि कोर्ट जो है उनको समन नोटिस वगैरह कर सके। अच्छा, जो सूट हमने अब ये जहाँ तक हमने सुपरफिशियल ऊपर पर से देख लिया कि सूट पार्टीज कौन सी हो सकती हैं और सूट फ्रेम किस तरह से होता है। अब आ जाते हैं हम इस चीज़ के ऊपर, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट आर्डर 4 में है। अब सूट दाखिल कैसे हो?
अब जब आपका प्लान कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा तो कोड आपका सूट जो है एडमिट करेगी ऑर्डर 4 में। उस ऑर्डर 4 के तहत आपका सूट देखेगी आया ये मेंटेनेबिलिटी है, इसने कोड फीस पेड की है, इसने जो है कंप्लीट इफेक्ट दिए हैं, स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम किया है अपने प्रेयर में, और ये हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं, हमसे क्या चाह रहे हैं ये। तो ये सारी चीज़ें कोड देखने के बाद कोड उसके ऊपर आपके सूट के ऊपर ऑर्डर करेगी। अब आ जाते हैं प्लीडिंग जर्नली ऑर्डर 6 पे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्लीडिंग का मतलब है मटेरियल फैक्ट नॉट एविडेंस। जब भी आप अपना जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं वो आप अपने प्लेंट में लिखेंगे, ना कि आपने एविडेंस देने जी ये इसका गवाह है इसका वो है। अब इसके अंदर पर्टिकुलर्स टू बिगिन वेयर नेसेसरी, जहाँ भी पर्टिकुलर ज़रूरी है वहाँ आपने वो देने हैं। फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट और पर्टिकुलर, जितने भी अच्छे तरीके से आप बयान कर सकते हैं वो दीजिए इसमें। अच्छा, डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज़ का डिनाइल करते हैं या एडमिट करते हैं वो भी स्पेसिफिकली ही आपने करना है। कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, मैलिस नॉलेज कोई भी ऐसी चीज़ गलत बयान नहीं करनी जो आपके खिलाफ जाए। और जब जैसे कि पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ ऑर्डर 6 के रूल 14 में आपने पार्टी से हर पेज पर साइन लेनी है और उसकी एफिडेविट या वेरिफिकेशन होनी चाहिए लास्ट में। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी और इनके बगैर अगर आपने कोई भी चीज़ रह गई तो आपका जो प्लांट है जो भी है वो जो है इरेगुलर हो जाएगा, इरेगुलरिटी उसमें आ जाएगी। तो ऑर्डर 6 भी आपकी ड्राफ्टिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसी तरीके से ऑर्डर 7 जो प्लांट है, अब प्रॉपर तरीके से आप देखें ये सारे चीज़ें इंटरलिंक के, कोई एक चीज़ अलग नहीं है कि वो एक चीज़ दूसरे से अलग होनी चाहिए, ये सारे इंटरलिंक हैं जब आपका जाके लीगल ड्राफ्ट प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होगा। अब आ जाते हैं ऑर्डर 7 के ऊपर। ऑर्डर 7 कहता है, ऑर्डर 7 रूल 1 कहता है कि पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन इन अ प्लांट, जितने भी आपके पर्टिकुलर्स हैं वो सारे प्लांट में शामिल होने चाहिए। व्हेन प्लेंटिव स्यू एज अ रिप्रेजेंटेटिव, जब प्लेंटिव उसमें एज अ रिप्रेजेंटेटिव आता है उसमें ग्राउंड एग्जामिनेशन के रिलीफ क्लेम के स्पेसिफिकली रिलीफ क्लेम करे किसी चीज़ के बारे में, उसका जो भी डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई करता है वो डॉक्यूमेंट्स लाजमन उसके साथ अटैच करे और अटैच करने के बाद उनके साथ अपनी वेरिफिकेशन एफिडेविट दे, अपने एफिडेविट पे अपनी बात कहे और बिफोर द कोर्ट इस चीज़ को प्रेजेंट करे। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ऑर्डर 5 में कोर्ट इन चीज़ों को देखते हुए समन इशू करेगी, उस पार्टी को डिफेंडेंट को कॉल करेगी किसी भी डेट पर, उसी डेट पे वो चाहे इन पर्सन हो या चाहे थ्रू प्लीडर अपने वकील के ज़रिए अपीयर हो, और उसको कॉपी प्रोवाइड की जाएगी और वो अपना डिफेंस करेगा जिसे हम रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। एंड सेट ऑफ ऑर्डर 8 में, ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट, उसमें वो काउंटर करेगा जो हमने क्लेम किया होगा उसके खिलाफ कि वो स्पेसिफिक डिनाइल करता है या इवेसिव डिनाइल करता है या वो गोल मोल घुमा के बातों से जान छुड़ाता है। लेकिन उसको जब हम रिटन स्टेटमेंट देते हैं तो हमें हर पैरा को स्पेसिफिकली डिनायल एडमिट करना है, ऐसे नहीं कि इवेसिवली हम हाँ भी कर रहे हैं ना भी कर रहे हैं तो ये आपके खिलाफ जाएगा। तो ये जो है ऑर्डर 8 बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर है, इसमें बहुत सारे हाई कोर्ट के डिसीशंस हैं जिसके तहत सिर्फ इवेसिव डिनाइल के ऊपर लोगों को फेवर मिली है। तो आपने स्पेसिफिकली डिनाइल करना है स्पेसिफिक तौर पर, और जो है वाज़े तौर पे हर चीज़ को, अगर फर्दर कोई चीज़ सम लेंथ आप एक्सटेंड भी एडमिट भी करते हैं तो वो सम लेंथ उसको एडमिट करने की वजह उसको प्रॉपर तरीके से उसको वाज़े तौर पर उस पर लिखें, उसके खिलाफ या उसके फेवर में जो भी आप चाह रहे हैं उसको डिटेल में दें ताकि कोर्ट आपको सही प्रॉपर तरीके से सुने। 8 हो गया। अब इसको थोड़ा प्लीडिंग को भी देख लेते हैं। प्लीडिंग शैल कंटेन ऑन कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट फॉर हिज क्लेम्स। Pleading may be divided into small paragraph number consecutively that shall be expressed in figure, जैसा कि हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी
और अगर कोई इसके ऊपर क्वेश्चन हो तो ये ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। लेकिन ये लीगल ड्राफ्टिंग में जब ये आप 4-5 ऑर्डर्स को जहन में रख के आप जब लीगल ड्राफ्टिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बेहतरीन ड्राफ्ट बनेगा। और ये ड्राफ्टिंग आर्ट है, और इस आर्ट को आपने समझने के लिए बेसिक चीज़ें जो ऑर्डर में दी गई हैं उन चीज़ों को आपको जहन नशी करना लाजमी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करें। थैंक यू।